हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक निषाद। वेलकम टू माय चैनल। आप लोग का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग इस चैनल पे सीटेट के PYQ का एनालिसिस कर रहे थे, आज भी हम लोग EVS सेक्शन का एनालिसिस करेंगे, जो कि एक क्वेश्चन पेपर है 6 जनवरी 2022 का। ये एनालिसिस आपको आने वाले सीटेट में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन मडगांव एंड नागरकोल इज नियरली 1134 किलोमीटर। इफ दिस डिस्टेंस इज कवर्ड बाय अ ट्रेन इन 21 आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन बिटवीन द रेलवे स्टेशन ऑफ दिस टू सिटीज इन मीटर पर सेकेंड इज। कह रहा है कि मडगांव और नागरकोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है? ऑलमोस्ट 1134 किलोमीटर। और टाइम कितना ले रही है? 21 आवर। ओके, तो हमसे एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? एवरेज स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1134 को 21 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 21 ये जाएगा 5 टाइम्स 8 बचेगा और 4 जा, तो 54 किलोमीटर तो इसकी स्पीड हो जाएगी 54 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमसे मीटर पर सेकंड में पूछ रखा है, तो 54 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। उसको कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 1 जा 18 और 18 3 जा 54, तो 3 5 जा 15 मीटर पर सेकंड उसकी औसत चाल हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, तो ये था हमारा आंसर। हमसे औसत चाल पूछा था मीटर पर सेकंड में, तो आंसर है 15 मीटर पर सेकंड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ स्टूडेंट इज एट O एंड वांट्स टू रीच एट B। एक स्टूडेंट है जो A पर है और B पर जाना चाहता है। फॉर दिस ही फर्स्ट गोज टू O विच इज 90 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ A। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते चलते हैं और बनाते चलते हैं। स्टूडेंट A पर है और पहले वो O पे जाता है, जो कि A से 90 मीटर नॉर्थ में। ओके, तो ऊपर हो जाएगा 90 मीटर। और फिर O से B पे जाता है, देन ही गोज फ्रॉम O टू B बाय कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर। B यहाँ पे है और वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, 120 मीटर यहाँ चल के जा रहा है। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम B, द डायरेक्शन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B रिस्पेक्टिवली। A का B के रिस्पेक्ट में मिनिमम डिस्टेंस पूछा है, तो मिनिमम डिस्टेंस तो देखिए ये हो जाएगी। तो ये क्या बन गया? एक तरह का राइट ट्रायंगल बन गया। ओके, ये A है, O है, ये B है, ये राइट ट्रायंगल है। मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर मान लीजिए या बेस, ये बेस मान लीजिए, और ये 120 है और यहाँ पे 90 है। तो इसमें क्या लगा देंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम से हम मिनिमम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे B और A के बीच में। तो देखिए 120 का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? हाइपोटेनियस के बराबर होगा। 120 दैट इज 14400 प्लस 8100। ओके, ये h स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 22500 h स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150 मीटर। अब पूछा है A की दिशा पूछा है B के रिस्पेक्ट में, तो B के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो A की दिशा में पहले तो देखिए साउथ में है और साउथ से ईस्ट में, तो 150 मीटर साउथ ईस्ट हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ओके, A की जो दिशा है B के सापेक्ष में 150 मीटर है दक्षिण पूर्व में। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट स्लॉथ फ्रॉम द फॉलोइंग। स्लॉथ एक जीव होता है, बहुत ही स्लोएस्ट जीव होता है,
जिसका मतलब समझ लीजिए मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है, वो लाइफ में बहुत ही कम घूमता है, बहुत धीमे चलता है। तो उसके बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, उसके हमें चुनना है। स्लॉथ लीव फॉर अबाउट 40 ईयर एंड स्पेंड ऑलमोस्ट 17 आवर अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन ए ट्री ब्रांच। स्लॉथ लगभग 40 साल जीता है, बात सही है, और लगभग दिन के 17 घंटे सोता है पेड़ से लटकते हुए, ये भी बात सही है। ओके, 17 घंटे सोता है और उसकी उम्र कितनी होती है, लगभग 40 साल होती है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्लॉथ की उम्र 10 साल होती है, तो 10 साल नहीं होती है। 17 साल जीता है, नहीं, और फिर 10 साल है, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाएंगे। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है। फर्स्ट जो पहला कथन है उस स्लॉथ के बारे में दिया गया सही है कि 40 साल वो जीता है और 17 घंटे पेड़ों से लटकते हुए सोता है। ओके, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वुलन कीप अस वार्म इन विंटर, द रीजन फॉर वुलन्स बीइंग इंसुलेटर इज दैट। जो वुलन कपड़े होते हैं, गर्म कपड़े होते हैं, वो हमें गर्म रखते हैं, तो उनके ऊष्मारोधी होने का क्या कारण होता है। वुलन फाइबर्स आर टाइटली रैप्ड, कि वुलन जो फाइबर होते हैं, गर्म ऊनी कपड़े होते हैं, उनके रेशे आपस में बहुत टाइटली पैक रहते हैं और वो हवा को, ठंडी हवा को अंदर नहीं जाने देते। तो ऐसा नहीं होता है, टाइटली पैक नहीं होते हैं, वो तो बहुत ही लूज होते हैं, देखा जाए तो उनमें गैप बहुत होता है। वुलन फाइबर हैव एयर ट्रैप्ड विद देम एंड एयर इज एन इंसुलेटर। वो क्या करते हैं, एयर को ट्रैप करके रखते हैं, ठीक है, और एयर क्या है, एक गुड इंसुलेटर का काम करती है, बात तो सही है। थर्ड पढ़ लेते हैं। वुलन फाइबर आर थिक एंड कंट्रोल द आउटसाइड टेम्परेचर। वुलन फाइबर क्या होते हैं, मोटे होते हैं और आउटसाइड के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। हम आउटसाइड के टेम्परेचर को क्यों कंट्रोल करेंगे, वो हमारी बॉडी की गर्मी को बचा के रखते हैं। वुलन फाइबर आर थिक एंड डू नॉट अलाउ कोल्ड एयर टू पास थ्रू। फिर वही बात कही गई है, तो ऐसा नहीं है। हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सही है वुलन कपड़ों के बारे में। ओके, कि ऊनी रेशों के बीच जो वायु फंसी होती है वो वायु ऊष्मारोधी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन द मैप ऑफ गोलकोंडा फोर्ट प्रिंटेड इन द टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास फिफ्थ की एक जो ईवीएस की बुक है उसमें गोलकोंडा फोर्ट के बारे में बताया गया है। 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है 110 मीटर के बारे में। मैप में डिस्टेंस क्या दे रखी है, छोटे स्तर पे दे रखी है। 1 सेंटीमीटर नापने का मतलब होगा 110 मीटर एक्चुअल डिस्टेंस होगी जो ग्राउंड पे, ठीक है, स्थान पे। ऑन द मैप ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फतेह दरवाजा एंड बंजारा दरवाजा इज 14.2 सेंटीमीटर। मैप पे जो है फतेह दरवाजा और बंजारा दरवाजा के बीच में जो डिस्टेंस है वो 14.2 सेंटीमीटर है। ऑन द ग्राउंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू, जो ग्राउंड पे जो एक्चुअल डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, तो 14.2 सेंटीमीटर मैप पे है और एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर 110 मीटर के बराबर है, तो 110 मीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो 110 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए और पूरा सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमें जो किलोमीटर में आंसर मिल जाएगा 1.562 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस होगी ऑन द ग्राउंड फतेह दरवाजा और बंजारा दरवाजे के बीच। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, 65th क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1.562 किलोमीटर एग्जैक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ ग्रुप ऑफ 3 स्टेट हैविंग अरेबियन सी ऑन वन साइड। वो 3 राज्यों का समूह पूछा है जिसके एक साइड पे अरब सागर है। केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र। केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये पहले ही तीनों राज्यों के एक साइड में जो है अरब सागर पड़ता है। इंडिया का मैप जो ऐसा नीचे वी जैसा पेनिनसुला है, तो महाराष्ट्र इधर पड़ता है, कर्नाटका ऐसे और केरला ऐसे पड़ता है, तो ये तीनों के साइड अरेबियन सी पड़ता है। आंध्र प्रदेश तो हो ही नहीं सकता, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा ये बे ऑफ बंगाल के साइड में है, महाराष्ट्र, केरला, वेस्ट बंगाल ये भी बे ऑफ बंगाल में, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है
सही है। ओके, तो तीनों राज्यों का ऐसा समूह जिसके किसी किनारे पर अरब सागर है, तो वो हमारा पहले ही ऑप्शन है केरल, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देयर इज अ डांस इन विच पीपल सिट इन पेयर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर होल्डिंग बैम्बू स्टिक्स ऑन द ग्राउंड। As the drum beat, the bamboo are beaten to the ground. The dancer step in and out of the bamboo sticks and dance to the beat. The name of the dance and the state where it is performed respectively are. डांस के बारे में दिया गया है कि लोग जो है जोड़ियों में बैठते हैं आमने सामने। इस डांस में बैम्बू स्टिक्स ग्राउंड पे रखी जाती है जिसको दूसरे लोग पकड़ते हैं, ड्रम बजता है और बैम्बू को रोटेट किया जाता है, लोग उसके ऊपर से कूदते हैं और डांस करते हैं। तो ये कहाँ का डांस है? तो देखिए ये जो फॉर्म है ये चिराव डांस फॉर्म है जो कि मिजोरम में है और ये सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। इस 2021-2022 जो जनवरी वाला सीटेट है उसमें तो ना जाने कितनी बार ये चिराव और मिजोरम पूछ रखा है। ओके, तो ये चिराव के बारे में बता रखा है, कैरेक्टर है। ये जो डांस के कैरेक्टर दे रखे हैं ये चिराव डांस फॉर्म है जो कि मिजोरम राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है या परफॉर्म किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेम ऑफ द फिफ्थ वुमेन इन द वर्ल्ड एंड द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट इज। तो इंडिया के बारे में पूछा गया है और ये है बचेंद्री पाल, एक माउंटेनियर है। विश्व की 5वीं महिला और भारत की पहली महिला जो है माउंट एवरेस्ट पे फतेह करने वाली बचेंद्री पाल है। ओके, तो इसका राइट आंसर बचेंद्री पाल है। ये फिक्स्ड आंसर वाले क्वेश्चन है और इन सबको आप याद रखेंगे तो आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट द फेमस इंडियन फेस्टिवल नेमली होली एंड दिवाली। होली और दिवाली के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। बोथ आर सेलिब्रेटेड एंड फुल मून डे, कि दोनों त्यौहार होली और दिवाली पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। नहीं, होली जो है पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है और दिवाली जो है वो अमावस्या के दिन मनाई जाती है, अमावस्या के दिन मनाई जाती है। बोथ आर सेलिब्रेटेड ऑन नो मून डे, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। दिवाली सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे, दिवाली फुल मून डे के दिन मनाई जाती है, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन सही होगा, दिवाली सेलिब्रेटेड ऑन नो मून डे एंड होली सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे। ओके, दिवाली अमावस्या के दिन मनाई जाती है और होली पूर्णिमा के दिन। तो इस तरह की इन चीज़ों को भी हमें याद रखना है कि कौन से त्यौहार किस दिन मनाए जा सकते हैं। कई बार ऐसे भी पूछता है कि पूर्णिमा के दिन कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो पूर्णिमा के दिन देखिए होली मनाई जाती है, रक्षाबंधन मनाया जाता है। ओके, दिवाली के दिन अमावस्या होती है, मतलब अमावस्या के दिन दिवाली मनाई जाती है। पूर्णिमा के दिन कार्तिक पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा ये सब मनाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विथ डेजर्ट ओक। डेजर्ट ओक के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करना है। दिस ट्री ग्रो ऑलमोस्ट एज टॉल एज जनरल क्लासरूम वॉल। ये ट्री लगभग एक क्लासरूम जो होती है, हमारी कक्षाएं होती हैं, उनकी दीवार के बराबर होती है उनकी ऊंचाई, ये बता रखा है। ओके, तो ये स्टेटमेंट तो सही है डेजर्ट ओक के बारे में। द ट्री इज फाउंड इन अबू धाबी। ट्री जो है अबू धाबी में पाया जाता है? नहीं, ये राजस्थान में भी पाया जाता है। द ट्रंक ऑफ दिस ट्री स्टोर वाटर, लोकल पीपल ड्रिंक दिस वाटर यूजिंग पाइप एज वेल एज व्हेन नीड अराइजेस। इसकी जो तनों में पानी भरा रहता है और जो लोकल पीपल होते हैं उनको जब प्यास लगती है तो इसके तनों में से जो है पानी पीते हैं, ये भी बात सही है। थर्ड है द रूट ऑफ दिस ट्री गो नियरली 30 टाइम इट्स हाइट टिल दे रीच वाटर। और इसकी जो जड़ी होती हैं वो जमीन में अपनी ऊंचाई से लगभग 30 गुना ज़्यादा नीचे जाती हैं
पानी की तलाश में, ये भी बात सही है। द ट्री हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस फुल ऑफ लीव, और इस ट्री के बहुत सारी ब्रांच होती हैं और लीव्स होती हैं। तो देखिए जितनी डेजर्ट वाले प्लांट होते हैं उनमें पत्तियां कम होती हैं ताकि वाटर लॉस कम हो सके। तो ई ऑप्शन तो गलत है। तो यहाँ पे ए, सी और डी स्टेटमेंट सही है। तब हमें स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, तो ए, सी और डी है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। ओके, ये डेजर्ट ओक के बारे में दे रखा था, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ए, सी, डी और ये गुण हैं जो ये डेजर्ट ओक में पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देयर आर विलेजेस इन अवर कंट्री वेयर बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट हैवी रेन द विलेजर्स बिल्ड देयर हाउसेस ऑलमोस्ट 10 to 15 feet 3 to 3.5 meter above the ground on bamboo pillar. The inner side of the house are made of wood. These villagers must be in. हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ बहुत अधिक वर्षा होने के कारण जो है वहाँ के लोग जो घर हैं वो कैसे बनाते हैं, 10 से 15 फीट ऊंचे घर बनाते हैं। कैसे? बैम्बू का पिलर देके, ताकि घरों में पानी ना घुस सके। और उनकी जो छत है या फर्श है वो भी लकड़ियों के बनाए जाते हैं। तो ऐसा कहाँ पे बनाया जाता है? तो ये असम राज्य में बनाया जाता है। असम पूर्वोत्तर भारत का राज्य है और यहाँ पे ये बहुत अधिक वर्षा होने के कारण ऐसे घर बनाए जाते हैं। ये भी सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, इस टर्म में सीटेट में तो कई बार पूछ चुका है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मोस्ट ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री प्रेफर टू ईट बॉइल्ड टैपियोका विथ एनी करी मेड ऑफ यूजिंग कोकोनट। किस राज्य के लोग जो है बॉइल्ड टैपियोका खाते हैं विथ एनी करी, किसी भी करी के साथ, मतलब मसालेदार सब्जी के साथ, और जो कोकोनट ऑयल में बनाई गई हो। बॉइल्ड टैपियोका, टैपियोका क्या होता है? एक पोटैटो की फैमिली को वो स्टेम होती है जिसमें से क्या निकलता है? साबुनदाना। उत्तर भारत में हम इसे साबुनदाने के नाम से जानते हैं। तो साबुनदाना तो बीज होता है जिसमें से वो निकलता है, वो आलू जैसा, जैसे लगभग जो शकरकंद होती है उसके जैसा सिमिलर होता है, उसमें से साबुनदाना निकाला जाता है उसके स्टार्च से। तो वहाँ पे टैपियोका पूरा वो फल ही उबाल के खाया जाता है। तो ये केरल राज्य है। ओके, केरल राज्य में टैपियोका किसी भी करी के साथ जो नारियल के तेल में पकी हुई होती है उसको केरल राज्य में खाया जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बेस्ट पीरियड ऑफ द पीपल ऑफ बिहार स्टेट द प्रोसेस ऑफ बी कीपिंग इज। ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत बार रिपीट हो चुका है और फिर से आया है। कह रहा है बिहार के पीपल के लिए जो मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? तो वो अक्टूबर टू दिसंबर होता है। प्रारंभ करने का जो प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया जाता है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, क्योंकि इस समय दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जो है सरसों के फूल और लीची के फूल और आम के फूलों में सभी, लगभग सभी फूल पौधों में फूल आते हैं जिसे मधुमक्खियाँ रस बटोर सकती हैं। ओके, इसलिए अक्टूबर टू दिसंबर में शुरुआत कर दी जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि बिहार के लोगों के मधुमक्खी पालन करने के लिए सबसे बढ़िया महीना अक्टूबर से दिसंबर में शुरू कर दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन द कंटेक्स्ट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन बीइंग एसिमिलेशन मीन। एसिमिलेशन मतलब क्या होता है? आत्मसातीकरण। फर्स्ट है कि जब हम, वो क्वेश्चन है कि न्यूट्रिशन, जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं उसमें एसिमिलेशन प्रोसेस होती है। जैसे होती है ना 5 प्रोसेस बताया जाता है। इंजेशन, पहले हम खाते हैं, इंजेशन, फिर डाइजेशन शुरू हो जाता है, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन एंड देन एक्सक्रिएशन, लास्ट में एक्सक्रिएशन। ओके, तो एसिमिलेशन जो हमारा 4th प्रोसेस है उसके कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है कि एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है। फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द इंटेस्टाइनल वॉल एंड एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम।
एसिमुलेशन का मतलब है, तो यहाँ तो एब्जॉर्प्शन के बारे में दे रखा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सेकेंड है एब्जॉर्ब मटेरियल आर ट्रांसफर टू डिफरेंट बॉडी पार्ट, जो इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया है, थर्ड प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, तो वो जो मटेरियल न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लिया गया है उसको क्या है डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंचाया जाता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। थर्ड है डाइजेस्टेड मटेरियल इज यूटिलाइज्ड इन मेकिंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इन द बॉडी, नहीं, डाइजेस्टेड मटेरियल ये तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। फोर्थ द अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज नॉट एब्जॉर्ब्ड एंड सेंट टू लार्ज इंटेस्टाइन, अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो एब्जॉर्ब नहीं होता है उसे लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, नहीं, ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है, हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही है। ओके, कि जो एब्जॉर्ब मटेरियल है, जो पदार्थ को अवशोषित कर लिया जाता है उसको विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है, इसे ही आत्मसातीकरण कहते हैं, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Consider about the soil of a field in which a farmer is growing paddy crop over and over again using excess of chemical fertilizer and pesticide in his field. In your opinion, the practice will make soil of the field. कह रहा है एक सॉइल के बारे में बता रखा है कि एक किसान है, उसमें लगातार वो धान उगा रहा है, एक के बाद एक धान ही लगातार उगा रहा है और बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज कर रहा है और पेस्टिसाइड का, तो एक समय के बाद उस सॉइल का क्या होगा, उसके क्या कैरेक्टर होंगे, वो और ज़्यादा उपजाऊ हो जाएगी, मोर फर्टाइल फॉर द अदर क्रॉप, नहीं, फिट फॉर द पैटी क्रॉप ओनली, सिर्फ पैडी क्रॉप के लिए, सिर्फ धान की खेती के लिए फिट होगी, ये भी बात सही नहीं है। मोर सुटेबल फॉर मल्टीपल क्रॉप इन अ ईयर, मोर सुटेबल हो जाएगी मल्टीपल क्रॉप उगाने के लिए, ये भी नहीं। जब बहुत ज़्यादा हम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज करेंगे तो एक समय के बाद क्या हो जाएगी, बैरन हो जाएगी, वो बंजर हो जाएगी। ओके, फोर्थ स्टेटमेंट सही है कि बहुत ज़्यादा हमें केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मिट्टी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी मर जाएंगे, जिससे मिट्टी जो है बंजर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ ए होम असाइनमेंट इन ईवीएस इज, होम असाइनमेंट जो गृह कार्य दिया जाता है या एक्टिविटी दी जाती है उसका पर्पस क्या है, रिवीजन एंड रीइंफोर्समेंट, रिवीजन करवाना और रीइंफोर्समेंट करवाना, या फिर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एट होम। थर्ड है मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट लर्न इन स्कूल, उस कॉन्सेप्ट्स पे मास्टरी पाना है जो स्कूल में याद किया है, या एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग, लर्निंग को बढ़ावा देना। तो इन चारों स्टेटमेंट में से फोर्थ ऑप्शन ज़्यादा सही है, एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग, लर्निंग जो हमने सीखा है उसको व्यापक स्तर तक बढ़ाया जाए, होम असाइनमेंट देने का ये उद्देश्य होता है। पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य क्या है, सीखने का विस्तार करना। ओके, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तब हम फर्स्ट पे जा सकते थे कि पुनरावृत्ति और सुदृढ़ीकरण के लिए हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शीला हैज टेकन अप सब थीम एनिमल टू टीच क्लास थर्ड स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी विल बी बेनिफिशियल फॉर एक्सटेंशन ऑफ देयर लर्निंग। शीला ने जो है, शीला जो एक क्लास थर्ड की टीचर हैं, वो क्लास थर्ड को पढ़ाने के लिए सब थीम लेती हैं एनिमल्स, तो इनमें से कौन सी गतिविधि जो है आवश्यक होगी या बेनिफिट होगी इस लर्निंग का एक्सटेंशन करने के लिए, इस सीखने का विस्तार करने के लिए। पहला है रिसाइटिंग नेम ऑफ लोकल एनिमल फ्रॉम अ पोएम, जो लोकल एनिमल्स होते हैं उनको पोएम के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से पढ़ाया जाए, या फिर सीइंग पिक्चर ऑफ जू एनिमल एंड लोकल, पिक्चर दिखाना एनिमल्स और लोकल एनिमल्स का। थर्ड है सीइंग एनिमल इन अ जू, एंड फोर्थ है सीइंग कट आउट ऑफ ए एनिमल जू। तो ज़्यादा बेहतर है सीइंग एनिमल इन अ जू, जब हमारे पास कंक्रीट मटेरियल उपलब्ध है, मतलब फैसिलिटी अवेलेबल है, तो हमें कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है। पहले हमें मूर्त चीज़ें दिखानी है, फिर हमें अमूर्त की तरफ पढ़ना है। तो अगर इसका लर्निंग का विस्तार करना है, सीखने का विस्तार करना है, तो हमें उनको जू में तक ले जाना चाहिए, शीला मैम को।
तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा प्राणी उद्यान में पशुओं जानवरों को देखना, ये लाभदायी होगा बच्चों के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू फाइंड आउट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द कम्युनिटी दैट आर लिंक्ड विथ वाटर। मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी के बारे में पूछ रखा है कि कम्युनिटी में कौन से त्यौहार जो है पानी से संबंधित मनाए जाते थे, इसके बारे में जानना है। तो कौन सी, पीयर ग्रुप लर्निंग, समूह चर्चा, या वॉचिंग वीडियो ऑन फेस्टिवल ऑफ द कम्युनिटी, वीडियो देखना जो है समुदाय के त्योहारों के बारे में। थर्ड है टॉकिंग टू द एल्डर इन द फैमिली एंड कम्युनिटी। बेहतर होगा कि फैमिली और कम्युनिटी में के एल्डर से, मतलब अपनों से बड़ों से बात करें कि कौन से त्यौहार हैं जो पानी से संबंधित या पानी के थीम के ऊपर मनाए जाते थे। फोर्थ है डिस्कसिंग विद द टीचर, टीचर से डिस्कस करेंगे। यहाँ जो सबसे बेहतर ऑप्शन है वो थर्ड होगा, ठीक है, कि अपने फैमिली से कम्युनिटी से बच्चे पूछेंगे तो उससे क्या होगी, सोशल डेवलपमेंट भी उनका होगा। ओके, तो ये बेहतर स्ट्रेटजी होगी। बाकी ये सब नहीं रहने पे तब तो हम वीडियो है, ग्रुप लर्निंग है, ये सब तो हम करेंगे ही। बच्चों को स्कूल के बाहर से भी नॉलेज से जोड़ना है उनको। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है परिवार तथा समुदाय में बुजुर्गों से बातचीत करना, ये लाभकारी होगा कि कौन से त्यौहार हैं जो मनाए जाते थे जल के ऊपर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई देयर आर नो टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस इन क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि क्लास फर्स्ट और सेकंड में ईवीएस की टेक्स्ट बुक क्यों नहीं होती है। तो सिंपल आंसर है कि जो ईवीएस है वो ईवीएस मतलब लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के हेल्प से पढ़ाया जाता है। उनकी बुक्स में कार्टून हैं, पोएम्स हैं, सब कुछ दिए रहते हैं, तो उसी के माध्यम से ईवीएस की जानकारी दी जाती है। तो टेक्स्ट बुक क्यों नहीं होती है, तो यही पूछ रखा है। फर्स्ट है प्रोसेस स्किल ऑफ ईवीएस आर टॉट थ्रू गेम सजेस्टेड इन टीचर्स हैंडबुक। जो प्रोसेस स्किल है ईवीएस की वो गेम्स के थ्रू पढ़ाया जाता है, टीचर्स के बाद जो हैंड बुक होती हैं नहीं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीएस आर टॉट थ्रू इंटरएक्टिव एक्टिविटी कंडक्टेड बाय टीचर। जो ईवीएस के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो एक्टिविटीज़ के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं, कंडक्ट कराए जाते हैं टीचर, इससे भी नहीं। कॉन्सेप्ट एंड स्किल पर्टेनिंग टू ईवीएस आर टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथ। देखिए जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा पढ़ाया जाता है, लैंग्वेज और मैथ से। भाषा की जो भी लोकल लैंग्वेज होगी, हिंदी है, इंग्लिश है, कन्नड़ है, तमिल है, जो भी है, जिस भी एरिया का बच्चा है उसके माध्यम से उसके आसपास की चीज़ों के बारे में बताया जाता है, पर्यावरण के बताया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन सही है। ओके, कक्षा फर्स्ट और सेकंड में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्यपुस्तकें क्यों नहीं है, तो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट। सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल क्या है, वाटर, फॉरेस्ट, मॉन्यूमेंट या कम्युनिटी। सामाजिक संस्कृति पर्यावरण का जो उदाहरण है वो है कम्युनिटी, इसी से तो सीखेंगे। ओके, बहुत सिंपल सा आंसर है। निम्न में से कौन सा सामाजिक संस्कृति वातावरण का उदाहरण है, तो समुदाय, और इसके अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द अप्रोच ऑफ प्रेजेंटिंग ईवीएस कॉन्सेप्ट एट प्राइमरी लेवल टू सच दैट द स्टूडेंट हैव टू कंसल्ट मेंबर ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी टू फाइंड आउट about type of food, shelter, etc. The reason for this is, कह रहा है कि जो अप्रोच है ईवीएस में जो है प्राइमरी लेवल पे स्टूडेंट को कंसल्ट करने के लिए फैमिली और कम्युनिटी के बारे में, फूड और शेल्टर के बारे में जो दिया जाता है, उसका रीजन क्या है। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात कराने के लिए अपने परिवार और समुदाय के
सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है, इसका क्या कारण है? फर्स्ट है स्टूडेंट आर क्लोज टू देयर फैमिली एंड कम्युनिटी। स्टूडेंट जो है अपनी फैमिली और कम्युनिटी से बहुत क्लोज रहते हैं, बात तो सही है। और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फैमिली एंड कम्युनिटी आर मोर नॉलेजेबल अबाउट फूड, शेल्टर एक्सेट्रा। फैमिली और जो कम्युनिटी है वो ज़्यादा जानकारी होती है उनको फूड और शेल्टर के बारे में, ये भी स्टेटमेंट सही है। स्टूडेंट सोशियो कल्चर बैकग्राउंड इज प्राइमरी सोर्स ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट का जो सोशियो कल्चरल सामाजिक सांस्कृतिक बैकग्राउंड है वो प्राइमरी सोर्स होता है सीखने के लिए, ये भी बात सही है। एंड फोर्थ, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ पियाजे आर बेस्ड ऑन सोशल इंटरेक्शन फॉर लर्निंग। साइकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल हैं सीखने के, जो सिद्धांत है वो पियाजे के अनुसार सोशल इंटरसेक्शन पे बेस्ड हैं। तो यहाँ पे जो रीजन दिया रहता है कि फूड और शेल्टर के बारे में फैमिली और कम्युनिटी से जानकारी इकट्ठा करें, तो थर्ड ऑप्शन सही है कि स्टूडेंट का जो सोशियो कल्चर बैकग्राउंड है वो प्राइमरी सोर्स होता है सीखने के लिए। ठीक है, स्कूल से पहले बच्चा कहाँ रहता है? अपने फैमिली में रहता है, फैमिली से फिर सोसाइटी में आता है, तो ये प्राथमिक स्रोत होते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following strategy is most appropriate for teaching EVS to the cognitively impaired student? जो संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने में कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? इम्पेयर्ड कॉग्निटिव स्टूडेंट, जिनको मतलब जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हो सकते हैं, उनको सिखाने के लिए जो है टीचर को क्या अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी लेनी चाहिए? मेक अ मिक्स्ड पीयर ग्रुप इन अ क्लास। मिक्स्ड पीयर ग्रुप बना दे टीचर को, मतलब उनको सेग्रीगेट नहीं करना है, बात तो सही है कि उनको अलग तो नहीं करना है, पीयर ग्रुप बना सकते हैं। थर्ड है डेवलप मोर ऑफ ऑडियो लेसन टू टीच। ऑडियो सुनने वाले जो लेसन्स हैं उनका ज़्यादा इंतजाम किया जाए। तो यहाँ पे डेफ बहरेपन की तो बात की गई नहीं कि उनको समझने में दिक्कत है, जो धीमी गति से समझते हैं। थर्ड है ब्रेक द टास्क इनटू पार्ट एंड कंप्लीट द पार्ट सेपरेटली। जो टास्क जो है छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया जाए और फिर धीमे धीमे पढ़ाया जाए, कंप्लीट किया जाए सेपरेटली, अलग अलग, ये भी बात हो सकती है। यूज़ मोर ऑफ टेक्टाइल टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जो है टेक्टाइल टीचिंग मटेरियल मतलब कंक्रीट मटेरियल का, जिनको बच्चे फील कर मतलब सेंसेस, अपने सेंसेस से देख सकें, सुन सकें, फील कर सकें हाथों से, उसका कंक्रीट मटेरियल का यूज किया जाए ऐसे बच्चों के लिए। तो ये चारों ऑप्शन में जो है फोर्थ ऑप्शन ज़्यादा सही है। देखिए पूछ रखा है ना मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो यहाँ अप्रोप्रिएट आपको सभी लग सकते हैं, लेकिन हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट है तो यहाँ पे कंक्रीट मटेरियल का ज़्यादा यूज करना है, क्योंकि कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त की तरफ हमें चलना चाहिए। और ये सिर्फ धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए नहीं, सभी बच्चों के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप टू एनालाइज द कंटेंट ऑफ ईवीएस इन लेसन प्लानिंग। इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है एनालाइज करने का ईवीएस में लेसन प्लानिंग के दौरान? ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंटेंट आर फ्रेम्ड। लेसन प्लानिंग में जो ऑब्जेक्टिव फ्रेम किए जाते हैं। सेकेंड है रिसोर्स टू टीच द कंटेंट आर आइडेंटिफाइड। टीचिंग के दौरान क्या क्या रिसोर्स हो सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। थर्ड है असेसमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आर प्लान। असेसमेंट आकलन, उद्देश्य का आकलन किया जाता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। थर्ड है कॉन्सेप्ट मैप इज ड्रॉन, एक मैप बना लिया जाता है कि लेसन प्लानिंग में क्या कर लिया जाता है, एक कॉन्सेप्ट मैप बना लिया जाता है कि ऐसे ऐसे कार्य हमें करना है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन ज़्यादा सही है। ओके, कॉन्सेप्ट मैप इज ड्रॉन इन द लेसन प्लान। पाठ योजना में ईवीएस की विषय वस्तु को विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है? संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना। ओके, मानचित्र बनाना ये बहुत आवश्यक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वर्ड कॉम्प्रिहेंसिव इज
कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इज रिलेटेड टू, जो CCE पैटर्न आया था, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन CCE। तो इसमें कॉम्प्रिहेंसिव का क्या मतलब है, ये किससे रिलेटेड है? कॉग्निटिव लेवल, को करिकुलर एक्टिविटी, होलिस्टिक डेवलपमेंट या फिर स्कॉलिस्टिक एरिया। तो जो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट, दैट इज सर्वांगीण विकास से ये जो कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है इसका संबंध है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द का किससे संबंधित है? समग्र विकास से। देखिए हिंदी में तो डायरेक्ट आंसर ही दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग इन EVS? इसमें से असेसमेंट का एग्जाम्पल कौन सा है EVS की लर्निंग के दौरान, मतलब आकलन का उदाहरण कौन सा है? पर्यावरण अध्ययन में सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? स्टूडेंट टू फाइंड आउट कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया ऑन द मैप ऑफ इंडिया थ्रू वर्कशीट। स्टूडेंट को कोस्टल स्टेट फाइंड आउट करना इंडिया के मैप पे थ्रू वर्कशीट के माध्यम से। सेकेंड है एनुअल एग्जाम्स टू प्रमोट स्टूडेंट टू नेक्स्ट स्टेट, एनुअल एग्जाम्स कराना बच्चों को नेक्स्ट स्टेट में प्रमोट करने के लिए। थर्ड है हाफ ईयरली टेस्ट टू फाइंड आउट अ लेवल ऑफ अचीवमेंट इन EVS कॉन्सेप्ट, हाफ ईयरली एग्जाम कराना बच्चों का अचीवमेंट लेवल जानने के लिए कि उन्होंने अब तक कितना सीखा है। फोर्थ है टेस्ट एट द एंड ऑफ ईच यूनिट टू इन्फॉर्म देयर अचीवमेंट टू पेरेंट्स। टेस्ट जो है हर एक यूनिट के बाद होना चाहिए कि उनको पेरेंट्स को बताने के लिए। तो जो सही उदाहरण है यहाँ पे असेसमेंट का वो है फर्स्ट एग्जाम्पल, स्टूडेंट टू फाइंड आउट कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑन द मैप ऑफ इंडिया थ्रू वर्कशीट। उन्होंने आकलन करना है कि कैसे क्या सीख रहे हैं, तो इसका उदाहरण कि कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट पेडागोजिकल प्रैक्टिस to enhance experiential learning in EVS according to NEP 2022। ऑप्शन है फोकसिंग ऑन की कॉन्सेप्ट ऑफ EVS, B इंटीग्रेटिंग ऑफ आर्ट इन पेडागोजी ऑफ EVS, C इंटीग्रेशन ऑफ स्टोरी टेलिंग इन टीचिंग ऑफ EVS। कह रहे सेलेक्ट पेडागोजिकल प्रैक्टिस। EVS में जो अनुभव पे आधारित जो शिक्षण है उसको प्रमोट करने के लिए क्या है? सिर्फ EVS के की कॉन्सेप्ट पे फोकस करना नहीं सही है। आर्ट्स को जो कला विज्ञान है उसको EVS में इंटीग्रेट करना, समाहित करना सही बात है। इंटीग्रेशन ऑफ स्टोरी टेलिंग इन टीचिंग ऑफ EVS में जो स्टोरी टेलिंग है, वर्णन विधि है या कथा कहानी है, उसको भी समाहित करना। तो B और C ये ऑप्शन ज़्यादा सही है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, बच्चों को मौका मिलेगा अपने एक्सपीरियंस को शो करने का। तो पर्यावरण अध्ययन NEP 2020 के अनुसार अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। तो सिर्फ चुनिंदा अवधारणा पे हम केंद्रित नहीं हो सकते। कला का एकीकरण करना पर्यावरण में और पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना। तो B और C ऑप्शन सही है, तो इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन EVS टीचर आस्क्स हर स्टूडेंट टू फाइंड आउट अबाउट ईटिंग हैबिट, कंट्री ऑफ ओरिजिन, एक्सटर्नल फीचर सच एज साइज, कलर, हेयर एक्सेट्रा ऑफ जू एनिमल ऑन ए विजिट टू जू। थ्रू दिस एक्टिविटी व्हाट प्रोसेस स्किल डज सी प्रमोट। एक EVS टीचर ने बच्चों को जू ले गई है, उसने बच्चों से कहा कि जानवरों को देख के उनकी ईटिंग हैबिट के अनुसार, मतलब हर्बीवोरस हैं, ओमनीवोरस हैं, कार्निवोरस हैं, कंट्री ऑफ ओरिजिन किस देश में पाए जाते हैं, एक्सटर्नल फीचर उनके एक्सटर्नल फीचर क्या है, साइज कैसा है, कलर कैसा है, हेयर कैसे हैं, ये सब देखने के लिए किया, मतलब क्लासिफिकेशन करने के लिए कहा उसको।
तो बच्चे इस एक्टिविटी को कराने का क्या उद्देश्य है, वो क्या प्रमोट करना चाहती है? ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग, कम्युनिकेशन, एक्सपेरिमेंटेशन। तो देखिए ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चनिंग है, कम्युनिकेशन है, बात सही है, लेकिन किसी जानवर को लेकर स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट तो करेगा नहीं। या फिर सेकंड है क्वेश्चनिंग, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एंड कम्युनिकेशन। क्वेश्चन करेगा, चीज़ों को आखिरी में क्लासिफाई करेगा, कोई क्वेश्चन होगा तो बातचीत करेगा तो कम्युनिकेशन होगा, लेकिन किसी जानवर को लेके वो मेजरमेंट करने नहीं चला जाएगा कि उसका हाइट नापने चला जाए, वेट नापने चला जाए, तो ऐसा नहीं। ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग, सेंसिटिविटी एंड कम्युनिकेशन। ऑब्जर्वेशन देखेगा, क्वेश्चन करेगा, अगर उसको कोई जानकारी इकट्ठी करनी होगी तो क्वेश्चन करेगा, उससे कम्युनिकेशन डेवलप होगा, और सेंसिटिविटी, जानवरों के प्रति संवेदनशील होगा। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन, सेंसिटिविटी, एक्सपेरिमेंटल। यहाँ पे फिर से एक्सपेरिमेंटेशन आ जाता है, तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता जानवरों को, वो भी जू के जानवरों के साथ। तो इस तरह की एक्टिविटी कराने का क्या उद्देश्य है टीचर का, कि वो ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग, सेंसिटिविटी और कम्युनिकेशन जैसी जो फीचर हैं वो डेवलप हो सके। तो इस तरह की गतिविधि कराने का क्या उद्देश्य है? अवलोकन, प्रश्न करना, संवेदनशीलता और संवाद करना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज अ थीम ऑफ इन ईवीएस एट ए प्राइमरी लेवल? देखिए इस तरह का क्वेश्चन एक जरूर आता है, जो है ईवीएस में 6 थीमें हैं, जिसमें से वाटर एक थीम है। ओके, वेदर, मटेरियल, एनिमल, एनिमल तो सब थीम है। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इन सभी 6 थीमों को याद कर लीजिएगा, तो फिर आंसर आपके फिक्स हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज अ हायर ऑर्डर क्वेश्चन अ टीचर विल सेलेक्ट इन असेसमेंट ऑफ ईवीएस? कह रहा है कि हायर ऑर्डर क्वेश्चन, जो आजकल की बुक में हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के नाम से क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिन्हें हॉट्स के नाम से जाता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ये थिंकिंग के हायर ऑर्डर को प्रमोट करती हैं, कि बच्चा जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट मिले, बच्चे में जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट मिले, कई तरीके से सोच सके, सिर्फ क्लोज एंडेड या फिक्स्ड आंसर ना दे। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन जो है बच्चे के हायर ऑर्डर को जानने के लिए, जो है आकलन करने के लिए कौन सा क्वेश्चन दे सकती है? पहला, व्हाट आर 5 रूट्स वी ईट? वो 5 जड़ें जो हम खाते हैं, इससे हायर ऑर्डर उसी इस्टेब्लिश होगी। व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज नो पेट्रोल एंड डीजल ऑन अर्थ? क्या होगा अगर धरती पर पेट्रोल और डीजल नहीं होगा? ये ज़्यादा सही है। दूसरा भी पढ़ लेते हैं, व्हाट इज द ग्रीन कलर ऑफ लीव ड्यू टू? पत्तों का ग्रीन कलर क्यों होता है? तो ये तो बहुत ज़्यादा, ये तो फिक्स्ड आंसर वाला है, सभी पढ़ते हैं बचपन में, और फर्स्ट भी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। फोर्थ है, व्हाट आर द स्टेप ऑफ हार्वेस्टिंग व्हीट क्रॉप स्टार्टिंग फ्रॉम सोइंग सीड? कह रहे कि गेहूं की जो फसल को बीज बोने से लेके उसको फसल पकने तक क्या प्रोसेस होते हैं, फसल कटने तक क्या प्रोसेस होते हैं। तो ये भी, इसमें भी कोई हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल डेवलप नहीं हो रही है। ये देखिए, इसमें वो कई तरीके से सोच सकता है कि अगर धरती पर पेट्रोल और डीजल ख़त्म हो जाए या अगर ना होता तो क्या होता। तो इससे बच्चे में डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप होगी। ओके, तो पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक कौन सा उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेंगे? क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो? तो कई तरह के आंसर बता सकता है। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। 5 ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट परफॉर्म्ड अ skit each to depict way of preserving wildlife. Their creative expression and understanding of EVS concept can be assessed most appropriately by। 5 ग्रुप्स हैं 8 स्टूडेंट के, मतलब एक ग्रुप में 8 स्टूडेंट हैं और उस तरह के 5 ग्रुप हैं, तो मतलब टोटल 40 स्टूडेंट हो गए। अब उनको प्रिजर्विंग वाइल्ड लाइफ के बारे में दिया गया है कि वो अपनी एक्टिविटी, मतलब अपने आंसर, अपने कॉन्सेप्ट को देंगे। देयर क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड
अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईवीएस कॉन्सेप्ट कैन बी असिस्ट। उनके जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है और जो उनकी समझ है इस ईवीएस के कॉन्सेप्ट का आकलन किस तरीके से किया जा सकता है। पोर्टफोलियो, rubrics to assess performance and understanding of EVS concept, observation and recording of performance या पेन पेपर टेस्ट आफ्टर द परफॉर्मेंस टू चेक द EVS कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो सही तरीका आकलन होगा वो सेकंड होगा, rubrics to assess performance and understanding of EVS concept। ओके, हिंदी में पढ़ लीजिए। पर्यावरण अध्ययन के संप्रत्यों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स का यूज करना, ये सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। आप लोगों को सेशन कैसा लगा? कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। हम लोग मिलेंगे जल्द ही एक नेक्स्ट क्लास में नए सेशन, नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, गुड बाय।